नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आप में से कई लोग कई हफ्तों से ये कह रहे थे कि यूक्रेन वॉर पे कुछ अपडेट करिए। यूक्रेन वॉर पे आपने बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं किया है। देखें, यूक्रेन वॉर पे हमने बहुत दिनों से अपडेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि कोई ऑपरेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। वॉर्स में जो वॉर लंबी चलती है, जैसे ये वॉर देखें 4 साल से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें टेक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में अपडेट नहीं किया जाता। छोटे वॉर जो अभी जो नया नया होता है, आपको याद ही होगा जब ये इनिशियली हम लोग इस पे काफ़ी अपडेट करते थे क्योंकि नया वॉर था। नए वॉर में टेक्टिकल जो विक्ट्रीज़ होती हैं, जो टेक्टिकल स्टेप्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वॉर जैसे आगे बढ़ता जाता है तो सिर्फ जो ऑपरेशनल अपडेट यानी ऑपरेशनल कोई चीज़ें हुई, अपडेट हुई तो वही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्टिकल फिर मामला जो है वो बहुत ज़्यादा वॉर के रुख को बदलता नहीं। ऑपरेशनल जो विक्ट्रीज़ हैं, ऑपरेशनल जो अचीवमेंट्स हैं, जाहिर है कि वो बताते हैं। और चूँकि इधर बहुत दिनों से कुछ बहुत बड़ी ऑपरेशनल कोई चेंज जो है वो बैटलफील्ड सिचुएशन में नहीं देखी गई थी, तो हम उस पर अपडेट लेके नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो कुछ जो कुछ अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं उस पर वीडियो कर दिया जाए। तो ये आज की वीडियो हम लोग उस पर कर रहे हैं। देखें, फोकस ईरान पे इसलिए था कि जाहिर है कि वो अभी इम्पॉर्टेंट है, सेक्टर इम्पॉर्टेंट थिएटर है। लेकिन युद्ध सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ख़ासकर जो इम्पीरियल वॉर्स हैं, जो न्यू इम्पीरियलिज़म के हक़ में जो वॉर वेज की गई हैं, उनका आपस में लेना देना इसलिए होता है कि वो एक ही इम्पीरियल पावर लड़ रहा होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेम इम्पीरियल पावर लड़ रही है, तो इसके आपस में कनेक्शंस हैं। तो क्या हो रहा है देखें, अव्वल तो जो इस समर में बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं हुई, हालांकि 2 बड़े शहर जो हैं वो रसिया ने कब्जा किए हैं, लेकिन इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा जो हैं वो नहीं देखने को मिले हैं। जो पीस प्रोसेस है वो भी बहुत देखने को नहीं मिला। पीस प्रोसेस भी एक तरीके से अटका हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश भी फिल वक्त नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन एक चीज़ हुआ ये कि यूक्रेन में जेलेंस्की ने सोचा कि कुछ स्पेक्टेकुलर किया जाए और स्पेक्टेकुलर करके कुछ चीज़ें जो हैं वो अचीव की जाए। तो एक प्लान डिवाइस किया गया लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक का, जो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा इनोवेटिव प्लान था। इसमें कोई दो राय नहीं है, इनोवेटिव है प्लान वो। बड़ा डेयरिंग भी था। सफलता उस प्लान को मिली या ना मिली वो तो अभी आइंदा कुछ महीनों में पता चलेगा। फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि वो प्लान फेल हो गया है। क्या था ये प्लान? प्लान ये था कि जेलेंस्की ने ये सोचा कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक रशिया पे किए जाएं, उनके रिफाइनिंग सिस्टम पे किया जाए, जिससे कि रशिया के अंदर जो उनकी मूवमेंट है यानी ट्रांसपोर्टेशन है वो क्रिपल हो जाए। और ये बड़े स्पेक्युलेटेड अटैक हुए भी, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, रिफाइनरीज पे, स्टोरेज पे वगैरह पे अटैक हुए, जिससे रसिया की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी 13% नीचे चली गई। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 1 मिलियन बैरल अगर वो हर दिन रिफाइन हो रही थी, तो वो घट के 8,70,000 बैरल तक पहुंच गई। अब नज़र तो ऐसे तो 13% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मायने करता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि किसी भी कंपनी की रिफाइनरिंग फैसिलिटी जो होती है वो बेयरली 2-3% ज़्यादा रिफाइन कर रही होती है उनके अपने कंजम्पशन से। तो अगर 13% का उसमें डाउनफॉल आता है, 13% का उसमें डेफिसिट आता है, तो वो आपको उसके असरात आपको सड़कों पे दिखेंगे। और सड़कों पे उसके असरात दिखे इनफैक्ट रशिया में। लंबी लंबी लाइनें लगने लगी पेट्रोल पंप पे और इस तरह की चीज़ें हुई, झगड़ा हुआ, कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर 2 मकसद थे। एक तो मकसद ये था कि लोगों में गुस्सा हो, लोगों में अनरेस्ट हो, और दूसरा ये कि जब आपके तेल की डेफिसिट होगी, जब रिफाइंड तेल, रिफाइंड पेट्रोल और डीजल कम होंगे, तो सरकार को रैशनिंग करनी पड़ेगी, यानी डिसाइड करना पड़ेगा किसको दें किसको नहीं दें। लोगों पे कम रैशनिंग का असर पड़ेगा क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि लोग भड़कें। पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन से तेल को कम करेंगे। अब इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, इसको साइड में रख दीजिएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ और फिर मैं इस दोनों नुक्ते को एक साथ लेके आऊँगा। इसके अलावा जो हमले हो रहे थे वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज पे उन्होंने किए। ये मिलिट्री वेयर हाउसेज नहीं है। ये वेयर हाउसेज क्या हैं? ये रशिया की
अमेज़ॉन है, जिस तरह हमारे यहाँ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा है, उसी तरह से जो रसिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसके वेयर हाउसेस थे, उस पर हमला किया गया। क्यों हमला किया गया? अगेन 2 मकासद है। पहला ये कि लोगों के सामान गए, मैंने कुछ ऑर्डर किया, अब वो वेयर हाउस में ही जल गया तो मुझे गुस्सा आएगा कि अरे यार मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ रहा है। दूसरा मकसद ये था कि अब आपका सामान जल गया, आपको तो मिला नहीं, यानी कंपनी को आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, और ये जो कंपनी है वो 3-4% के मार्जिन पे काम कर रही है। अगर उसको 10% लोगों के पैसे लौटाने पड़ गए, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने डिलीवर किया नहीं, प्रोडक्ट तो जल गया ड्रोन अटैक में, तो क्या होगा? वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। बैंकरप्ट होगी तो क्या करेगी कि उसने जितने भी लोन लिए हैं वो डिफ़ॉल्ट करेगी। अब ये कंपनी जो है, इसने सबसे ज़्यादा लोन्स जो लिए थे वो रसिया का जो सबसे बड़ा बैंक है उससे लिया था। आइडिया ये था कि लोगों में गुस्सा हो, दोनों चीज़ों में देख लें, उधर देखें पेट्रोल को लेके गुस्सा, इधर सामान को जलने को लेके गुस्सा, लेकिन मकसद ये था कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए। अच्छा, कंपनी पे दूसरा प्रेशर क्या आएगा? तेल कम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो इस तरह की कंपनी का अगर लॉजिस्टिक अफेक्ट हो गया तो क्या होगा? जाहिर है कि ऑलरेडी जो आप पे प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर और एग्रावेट हो जाएगा। तो ये 2 तरफा मार उसने कोशिश की, और उससे क्या होगा कि आप डिफ़ॉल्ट करेंगे किसके साथ? रसिया के सबसे बड़े बैंक के साथ। सबसे बड़े बैंक का इतना पैसा डूबेगा तो क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम, बैंक कोलैप्स कर जाएगा। देखें, तो ये साजिश जो है वो प्लानिंग की गई थी। फिलवक्त ये साजिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये इफेक्ट्स तो हुए हैं, लेकिन बैंकरप्सी या वो लार्ज स्केल लोगों का मुजाहिरा, गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़, वो नज़र नहीं आ रहा है फिलवक्त। लेकिन इसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? हर स्टेप जो है उसका रद्द-ए-अमल होगा। रद्द-ए-अमल में रसिया ने ये किया कि उसने ईस्टर्न यूक्रेन में वो इलाके जो अभी भी यूक्रेन के कब्ज़े में हैं, जैसे खारकोव का जो इलाका बहुत बड़ा, या इनफैक्ट खरसोन का जो कुछ इलाका है, उस पे उसने जितने सिविलियन पेट्रोल पंप थे उसने मार के उड़ा दिए। अब उस इलाके में सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, वो पेट्रोल नहीं ले सकता। उसको कैनिस्टर में, यानी जो जेरी कैन होता है, वो जेरी कैन में आपको पेट्रोल लेके चलना पड़ता है, तभी आप मूव कर सकते हैं। जैसे ही आपको जेरी कैन में पेट्रोल लेके चलना पड़ेगा, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उतनी ही दूर तक जा सकते हैं जितना आपके पास तेल हो और जितना जेरी कैन में तेल हो। आप कहीं उसको रास्ते में तो रिफ़िल कर नहीं सकते, यानी आपको बैक टू स्क्वायर वन लौटना पड़ेगा। तो इसने कंप्लीट वहाँ पर जो उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट है, यानी पूरी की पूरी लाइफलाइन वहाँ पे उसकी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा एक और चीज़ हो रहा है। आपने पिछले हफ्ते एक न्यूज़ देखी होगी कि रसिया ने 127 मिसाइल मारे थे कीव पे, और उसमें से एक मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ। एक मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ, नॉट वन। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए हैं? क्योंकि बाकी इंटरसेप्टर्स वहाँ अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ किए, ईरान ने उन इंटरसेप्टर्स को ख़त्म कर दिया। तो अब उन्हीं लिमिटेड इंटरसेप्टर्स में से अमेरिका को अपनी भी रक्षा करनी है और बाकियों की भी करनी है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते जो एक अमेरिका के जो उस इलाके के सेंटकॉम के एरिया के जो नेवल कमांडर हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि देखें, अगर अगला राउंड ईरान के साथ होगा, अगला झगड़ा ईरान के साथ होगा, तो 2 ही चीज़ हो सकती है। या तो हम अपनी हिफाजत कर लें, यानी अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, उनके जो बेसेस हम उसकी हिफाजत कर लें, या हम इजराइल की हिफाजत कर पाएंगे, या यूक्रेन की हिफाजत कर पाएंगे। ये सब नहीं हो सकता एक साथ। अब इसको लेके अब ये स्थिति बन गई है कि अब रसिया मिसाइल्स मार रहा है और यूक्रेन उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। ये वॉर ऑफ अट्रीजन है। इस अट्रीजन का मैथमेटिक्स क्या है? बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है इसका। रसिया के पास एक महीने में 140 से लेके 160 मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी है। अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल्स पर मंथ बनाने की कैपेसिटी 40 से लेके 60 है। उन 40 से 60 में अमेरिका को अपने लिए भी रखने हैं, चाइना के थिएटर में भी भेजना है, ईरान पे भी हमला करना है, और यूक्रेन को भी देना है। अब किसको कितना देगा उस 40-50 में से? अगर फ़र्ज़ करें कि उस 60 के 60 भी आपने यूक्रेन को दे दिए, अव्वल तो ये पॉसिबल नहीं है, पर चलें एक
मिसाल के तौर पर। तो रसिया के पास कितनी मिसाइल्स बना रहा है रसिया? 140 से 160। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये पीएसी पैट्रियट जो मिसाइल्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऐसा है कि एक इनकमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में ये 2 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। एक मिसाइल को, अगर एक मिसाइल आपने छोड़ा और वो कामयाब नहीं हुआ तो, लेकिन 2 छोड़ेंगे तो कामयाबी के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली अगर आपने यूक्रेन को 60 मिसाइल दे भी दिए तो वो सिर्फ 30 मिसाइल पे काम करेगा। वहाँ पे भी स्ट्राइक जो इनकी कैपेबिलिटी है वो 40% के आसपास है, तो वो मिसाइल्स लगेंगी। तो अब ये बताएं कि ये अट्रीजन का मैथमेटिक्स जो है ये कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये अट्रीजन की मैथमेटिक्स सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रशिया को ये मौका मिल गया है, या रशिया ने, मतलब बेसिकली व्लादिमीर पुतिन को उसकी जंग भी ईरान जितवा रहा है। व्लादिमीर पुतिन से अपनी जंग जीती ना गई, वो भी उसको ईरान जितवा रहा है। आपको याद होगा पहली बार भी जब ये फंस गए थे लैंड इन्वेजन में, उस ज़माने में भी ईरान ने इनको ड्रोन सप्लाई किए, तब जाके इनको बैटलफील्ड विक्ट्री मिली। फिर जब ये फंस गए डोनबास में फोर्टिफाइड पोजीशंस को, उस ज़माने में ईरान ने इनको शॉर्ट रेंज मिसाइल्स दी, तब जाके ये वहाँ आगे बढ़े। और अब जब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस ड्रोन अटैक से और इन चीज़ों से कैसे मुकाबला करें, तो यहाँ भी इनएडवर्टेंटली, जानबूझ के नहीं, वो बाकी जो 2 एग्जाम्पल हैं उसमें तो ईरान ने जानबूझ के हेल्प किया रसिया का, लेकिन यहाँ भी ईरान की ही लड़ाई में जो इनके हथियार जो है ख़त्म हुए, उससे व्लादिमीर पुतिन को ये फ़ायदा हुआ कि वो ये अटैक्स कर रहा है। अच्छा, अटैक्स अब क्या हो रहे हैं? अब जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वगैरह हैं कीव के अंदर में, उसको भी स्ट्राइक किया जा रहा है। साथ ही साथ वो अमेरिकी कंपनी जो वहाँ ड्रोन बना रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि जो बाकी कंपनीज हैं उसको तो अटैक कर रहा था उसके ऊपर रशिया, लेकिन अमेरिकन ओन्ड जो कंपनीज थी ड्रोन की या मिसाइल्स की, उन पे अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि अभी भी चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये युद्ध सेटल कर लेगा, तो उसको नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब उसको समझ में आ गया कि युद्ध ऐसे सेटल नहीं होगा, इसमें हाथ मरोड़ना पड़ेगा, तो फिर अब वो हमले उन पे हो रहे हैं। उनके जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस वगैरह पे भी हमला किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से जाहिर है वो लिंडसे ग्राहम का जो बिल था, उसके मौत के बाद उस बिल को पास कर दिया गया है और एक तलवार जो है लटका दी गई है रशिया के ऊपर में कि जो भी तुमसे ट्रेड करेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अभी दुनिया में तेल है नहीं, उसमें अगर आप रसिया के ऊपर में ये लगा देंगे तो इकोनॉमी और कोलैप्स कर जाएगी। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है क्या डिसीजन लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं है। रसिया के पास ये ऑप्शन है कि अब जब वो महीने के इतने मिसाइल प्रोड्यूस कर पा रहा है और सामने वाले के पास इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं, तो वो फाइनली जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं और इस तरह की चीज़ क्रिटिकल जो जगह हैं उस पर हमला करना शुरू करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। साथ ही साथ जो ग्राउंड इन्वेजन है वो तो हो ही रहा है, उसमें तो शहर दर शहर वही चीज़ है कि उसको पिंसर मूवमेंट से फ्लैंकिंग मैन्यूवर करके दोनों तरफ से घेरते हैं और उसके बाद मारना शुरू करते हैं और उस शहर पे कब्जा करते हैं। जो आखिरी 2-4 शहर बड़े बचे हैं डोनबास के, उस पर भी अब यही देखने को मिल रहा है। उस पर कब फाइनली उस पर कब्जा करेंगे, कब हमला होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बैटलफील्ड अट्रीजन जो अभी तक सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस की दिख रही थी, वो अट्रीजन की लड़ाई अब ड्रोन फोर्सेस और मिसाइल फोर्सेस में भी हो गई है। रशिया अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाता है बनिस्बत यूक्रेन के, तो जाहिर है कि उसके पास ये अट्रीजन लड़ने की ताकत और ज़्यादा होती जा रही है। यूक्रेन चूँकि अमेरिका पे डिपेंडेंट है और अमेरिका ने उसे वो पैट्रियट मिसाइल्स अभी सप्लाई नहीं किए हैं, ना ही उसे मैन्युफैक्चर करने की अभी तक लाइसेंसिंग दी है। हालांकि अगर वो लाइसेंसिंग मिल जाए तो कम से कम एक सर्टेन अमाउंट तो वो महीने की प्रोड्यूस कर सकता था, वो लाइसेंसिंग भी नहीं मिली है। जब तक ये गतिरोध बना हुआ है दोनों के दरमियान में, रसिया ये चाहे तो इसका फ़ायदा टैक्टिकली ऑपरेशनली उठा सकता है। ऑपरेशनली अगर यहाँ पे उसको विक्ट्री मिलेगी, उसको अचीवमेंट मिलेगी, तो इसको आगे भी ले जा सकता है। याद रखें इसी दरमियान में यूक्रेन ने बहुत ड्रोन अटैक्स किए थे, रसिया के कई शिप्स डुबाए हैं जो सिविलियन शिप्स हैं। उसके एवज में रसिया ने क्या किया कि कंप्लीट ब्लॉकेड अब यूक्रेन का हो गया है, कोई भी जहाज़ अब यूक्रेन नहीं आ सकती। और ये उस महीने में हुआ है जब यूक्रेन वीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और उसको ग्रेन एक्सपोर्ट करना पड़ता है। बाय लैंड वो अभी भी कर सकता है, लेकिन लैंड से वो 40% ही ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकता है
जितनी तादाद में वो समंदर से एक्सपोर्ट कर सकता था उसका सिर्फ 40% ही एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे भी ओडेसा पोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है रशिया ने। यानी ये कहा है कि ये जो खेल है कि तुम हमारे शिप पे हमला करोगे, तुम हमारे पेट्रोल पंप पे करोगे, ये खेल हम भी खेल सकते हैं और तुमसे बढ़िया खेल सकते हैं। तो फिलवक्त यूक्रेन की स्थिति ये है कि ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, हथियार सिविलियन शिप्स में रख के जो भेजे जा रहे थे उन पोर्ट्स पे वो भेजे नहीं जा सकते, और ईस्टर्न यूक्रेन में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। इसके अलावा कीव पे लगातार हमले हो रहे हैं और उनके पास मिसाइल्स नहीं बची है। ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे ही अपडेट्स होंगे आपके पास लेते आएंगे। ऊँट करवट बैठेगा नहीं बैठेगा ये भी देखना पड़ेगा, कितने दिन चलता है ये भी देखना पड़ेगा। जो भी कुछ होगा, ऑपरेशनल बड़ी चेंजेस होंगी तो हम आपके पास लेते आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।